नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। ये लाइनें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सटीक बैठती हैं। तभी तो हम भी कह रहे हैं मोदी अनस्टॉपेबल। स्टेशन पर चाय बेचने वाले से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर नरेंद्र मोदी के लिए आसान नहीं था। इस सफर में नरेंद्र मोदी के सामने कई उतार चढ़ाव आए, कई बाधाएं आई, लेकिन नरेंद्र मोदी न डरे और न झुके। मात्र 8 साल की उम्र में आरएसएस में शामिल हुए, बीजेपी में छोटे से कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की और एक एक सीढ़ी चढ़कर मुख्यमंत्री फिर प्रधानमंत्री पद तक का सफर तय किया। पिछले 10 साल से देश दुनिया में अपने नेतृत्व का लोहा मनवा रहे मोदी के नेतृत्व में ही बीजेपी और एनडीए लगातार मजबूत हो रही है। लेकिन शायद ये बात इंडी गठबंधन को पच नहीं रही। जेल से छूटते ही अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था और उनके रिटायरमेंट पर सवाल पूछा था, जिसका बीजेपी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने करारा जवाब दिया है और कह दिया है कि नरेंद्र मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। 2029 के बाद भी मोदी ही भाजपा का नेतृत्व करेंगे। आज बात इसी मुद्दे पर कि आखिर विपक्ष का इंतजार कितना लंबा होने वाला है। 29 तक मोदी जी ही रहेंगे। और केजरीवाल, आपके लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। 29 के बाद भी मोदी जी ही हमारे चुनाव अभियानों का नेता है, उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव। मोदी अनस्टॉपेबल, बेहद अहम मुद्दा। चलिए इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। हमारे साथ पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी जी हैं। आरसी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी चर्चा में शामिल हुए। मिथिलेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, शैलेंद्र गुर्जर जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने सवाल पूछा रिटायरमेंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और जो जवाब दिया है अमित शाह ने, वो कॉन्फिडेंट है और कह भी दिया कि 2029 तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, आगे भी उन्हीं के नेतृत्व में काम करेंगे। इस सवाल के पीछे विपक्ष का आपको क्या नजर आता है कि क्या ये मुद्दा रहा होगा, क्या वजह रही होगी, क्यों ये सवाल जरूरी हो गया विपक्ष के लिए कि आखिर मोदी जी रिटायरमेंट कब ले रहे हैं? देखिए, विपक्ष जो है, जो इंडी गठबंधन है, जो भ्रष्टाचारियों को बचाने का गठबंधन है और जो परिवारवाद को बचाने का गठबंधन है, वो माननीय नरेंद्र मोदी से घबरा चुके हैं। वो इतने जबरदस्त बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं कि वो रिटायरमेंट की बात करने लगे। अरे भाई, आप कौन होते हो? भाजपा का संविधान बना हुआ है, उन संविधान में कहीं भी प्रावधान नहीं लिखा हुआ कि 75 साल वाले को रिटायर्ड किया जाएगा। तो आप अपना घर देखिए, अपनी पार्टी को देखिए, तो ये बताता है कि इंडिया अलायंस के जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें जबरदस्त घबराहट है, क्योंकि उनको मालूम है कि आने वाले समय में 2024 में भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। हमने न केवल 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड पेश किया भारत की जनता के सामने, ये जनता जनार्दन है, लोकतंत्र की यही खूबी है। जनता के लिए हमने जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं चलाई, जो राष्ट्र का विकास किया, किस तरह से हमने मजबूत और स्थायी सरकार दी, असंभव निर्णय हमने लिए, वो पूरी भारत की जनता ने देखा है। और हमारे पास 25 साल का विजन है। अरे इनके राहुल गांधी जी के पास क्या है ये तो बता दें। 20 साल से सड़कों पे घूम रहे हैं, ना भारत की जनता को समझ पाए, ना मुद्दों को समझ पाए। आप बताइए, ममता बनर्जी जो सिर्फ एक पक्ष को लेकर किस तरह से उन्होंने बांग्लादेशियों को भर लिया वेस्ट बंगाल में, जो आज हमारे लिए कितना बड़ा आधार बनने जा रहे हैं अर्थतंत्र को नुकसान पहुंचाने का। आप देखिए, केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार कहलाते थे, आज कट्टर बेईमान है। शिक्षा नीति से शराब नीति में आ गए, अभी बेल पर है, अंतरिम जमानत मिली है उनको, वापस जेल जाएंगे। और लालू यादव जी कह ही रहे कि धर्म के आधार पर हम आरक्षण देंगे। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश में कोशिश करी, किस तरह से पहले आपने कर्नाटका में दे दिया, तेलंगाना में दे दिया, आंध्र प्रदेश में कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको फटकारा लगाई आप नीचे आ गए। तो राहुल गांधी जो इनके कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, या इंडिया अलायंस का कौन नेता है ये तो बता दें। आज अगर भारत की जनता वोट देने जाएगी तो कौन है विपक्ष का नेता? कोई विपक्ष का नेता नहीं है। तो आप बताइए ना। और जिसने 10 साल काम किया, और प्रभु श्री राम का जिसने भव्य मंदिर बनवा दिया, जिसने 370 आर्टिकल को खत्म कर दिया, मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाने का काम किया। आप बताइए, एक सेवा हमने मकान दिया
जल दिया, बिजली दी, सड़कें बनवाई, रेलवे बनवाए, ब्रिजेस बनवाए, और किस तरह से अर्थव्यवस्था, 5वीं अर्थव्यवस्था हमने बना दी, विकास दर आज 8% से ऊपर है। आप बताइए क्यों नहीं जनता वोट देगी? जनता को रोजगार हमने दिया, 14.5 करोड़ लोगों के ESI और PF खाते खुले। और इसलिए बीजेपी का कॉन्फिडेंस ये है कि सरकार तो हम ही बना रहे हैं, एक तरफा बना रहे हैं, यानी बहुमत के साथ बना रहे हैं, और पीएम भी नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। लेकिन आरसी जी, अब जो सवाल अरविंद केजरीवाल ने पूछा उसके 2 वजह है कि 75 की उम्र के बाद रिटायरमेंट होता है, तो क्या इसलिए रिटायरमेंट होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? ये वजह थी सवाल पूछने की, या ये वजह थी कि जब रिटायरमेंट होगा शायद इसके बाद ही विपक्ष को मौका मिल सके कि वो सत्ता में आए? क्या वजह थी? और इसका जवाब भी दे दीजिए जो अभी शैलेंद्र जी ने कहा कि विकास इतना क्या है इसलिए जनता उन्हें चुनेगी, 10 साल का ही विकास सब कुछ। श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पूरा बोलने का अवसर दिया। मैंने सोचा कि 10 साल राजस्थान ही नहीं पूरे देश की जनता ने विश्वास किया, दशकों के बाद में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और वो सरकार इसलिए बनी ताकि सरकार किसी भी वजह से अपनी बेबसी लाचारी ना दिखा पाए और जनता की अदालत में जो किए हुए वादे थे उनके ऊपर जवाब दे। 10 साल होने को जा रहे हैं, 10 साल बीत गए। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, कोई लेखा जोखा नहीं। किसान की आमदनी दुगुनी करेंगे, लागत दुगुनी कर दी। उन्होंने कहा था 100 नए शहर बनाएंगे, स्मार्ट सिटी नहीं बनाई। बुलेट ट्रेन की बात कही थी, नहीं हुई। उन्होंने कहा था बहुत ही महंगाई की बार, 410 रुपए गैस का सिलेंडर था, 56 रुपए डीजल था, 71 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल था। आज क्या बेहताशा वर्दी की, 1 लीटर पेट्रोल पे 33 रुपए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने लूट मचा के आम आदमी को लूटा। जीएसटी के माध्यम से गरीब के निवाले को छीनने का अगर कोई काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने लोगों को अन्न दिया। ये अन्न आपको बेबस किया इस देश के कानून ने, जो खाद्य सुरक्षा कानून डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार और यूपीए की सरकार लेके आई थी। इसलिए आपकी मजबूरी है, कोई भी सरकार रहे देना होगा। आप नहीं देना चाहते थे, मुख्यमंत्री ने पत्र लिख के, गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे मोदी जी, उन्होंने कहा मैं इसका विरोध करता हूं, लेकिन आज मजबूरी है, उस कानून की वजह से देश के प्रधानमंत्री को देना पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री ने पूरा जीवन जो 10 साल है वो अपने 22 पूंजीपति मित्रों के लिए लगा दिया, 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, 750 किसानों की निर्मम हत्या करवा दी 3 काले कानून से। हमारे राष्ट्रीय गौरव की बेटियां जिन्होंने तिरंगे को दुनिया की धरा पे लहराया, वो न्याय मांगते हुए दिल्ली की सड़कों पे गिड़गिड़ाते हुए देखी, पूरा देश उनके साथ में खड़ा हुआ। मणिपुर के अंदर सैनिक की जो पत्नी के साथ में वो जो बेबसी और लाचारी, श्वेता आप महिलाएं जानते हैं, 400 महिलाओं के साथ में विभत्स करने वाला प्रज्वल रवन्ना प्रधानमंत्री, उसके लिए वोट मांगते हैं और प्रधानमंत्री हवाई जहाज में बैठा के इस देश से बाहर कर देते हैं। आखिर ये महिलाओं का शब्द कैसे ले पाते हैं? महंगाई की मार से महिलाओं की जो बचत थी 50 साल के अंदर न्यूनतम पे, ये कांग्रेस का आरोप नहीं, आरबीआई का डाटा बोलता है, ये हमारी सरकार का डाटा बोलता है कि 45 साल के अंदर बेरोजगारी चरम पे। हिंदुस्तान के जिस युवा ने चुना था आज वो बेबस और लाचार नजर आता है, ना अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पा रहा है, ना राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभा पा रहा है। अब मोदी जी के पास में कोई भी वादे नहीं बचे। अब बचा उनके पास में मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुगल, भैंस, तमाम जो टेपों के अंदर चोरी हो रहा है, भ्रष्टाचार का धन आ रहा है, भ्रष्टाचारियों को ईडी सीबीआई के नाम पे डरा के अपने अंदर मिला रहे हैं। और ये कहते हैं तो प्रधानमंत्री के, हम मोदी जी के शब्दों पे तो विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन इस देश की जिस कुर्सी पे बैठा है उन्होंने ये कहा कि 2 बार से अधिक सांसद नहीं होना चाहिए, 75 साल से उम्र नहीं होना चाहिए। तो क्या देश का प्रधानमंत्री ये सब चीजें दूसरों पे ही थोपना चाहते हैं या कभी खुद पे भी लागू होती है? ये देश की जनता पूछना चाहती है और मैं चाहता हूं बीजेपी का प्रवक्ता इन बातों का जवाब दे तो बेहतर होगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने यह सवाल किया कि क्या रिटायरमेंट उनका होगा या नहीं होगा, क्योंकि कई लोगों को तो यही कहकर बिल्कुल आपने कहा और ये किया भी गया है बीजेपी में कि वरिष्ठ है, उनके मार्गदर्शन में पार्टी आगे काम कर रही है, और यही लक्ष्य था पूछने का। क्योंकि लेकिन अमित शाह ने जो जवाब दिया उस पर क्या कहेंगे? 2029 तक तो पीएम मोदी ही हैं। देखिए, जो इंटरव्यू अमित शाह जी ने जो दिया, ऐसा ही इंटरव्यू एक अमित शाह जी ने और दिया। उस इंटरव्यू में अमित शाह जी ने कहा था कि 400 का नारा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए एक चुनावी नारा है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ना सिर्फ भाजपा की, एनडीए की भी 400 सीटें नहीं आ रही। मैं पूछना चाहता हूं, 25 सीटें राजस्थान से 2 बार दी, गुजरात से 26 सीटें दी, महाराष्ट्र के अंदर 48 में से 42 सीटें दी,
कर्नाटका में 26 से 24 सीटें दी। आखिर भारतीय जनता पार्टी साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है, किस प्रकार से मुंगेरी लाल का सपने देख रही है? प्रधानमंत्री की बौखलाहट है, विभाजन भरी और नफरती उद्घोष कर रहे हैं और देश को धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास। ये जो आपने बात कही आंकड़े को लेकर, ये विपक्ष का दावा है और विपक्ष इसलिए इंडी गठबंधन अपने आप को मजबूत भी इस बार मान रहा है 4 चरणों के बाद ही। लेकिन मिथिलेश जी हमारे साथ उनका रुख कर रहे थे। मिथिलेश जी, 2029 तक मोदी ही है, ये जो विपक्ष ने सवाल किया या अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया, और जो उन्होंने आरोप लगा कि पहले ये कार्यकाल में अगर आ भी जाएंगे तो पूरा मोदी जी नहीं करेंगे, अमित शाह को पीएम बना लेंगे और इस तरह की बातें जो कही, तो उसका जवाब उन्होंने दिया। क्या वाकई में इंडी गठबंधन आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? जो दावे 300 प्लस के वो कर रहे हैं, या फिर 400 प्लस का जो आंकड़ा है और उसको लेकर बार बार विपक्ष सवाल उठा रहा है, या फिर डर है कि कई बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो फिर 5 साल कुछ नहीं हो सकेगा और आगे हमें मौका मिलेगा या नहीं? रीजन आपको क्या लगता है? देखिए, बेसिक रीजन तो यह है कि जो इंडी गठबंधन है वो दावा कर रहा है, ममता दीदी 300 का कर रही है, शरद पवार कह रहे हैं हम 26 या 36 सीटें जीतेंगे। तो दावों का तो कुछ नहीं कहा जा सकता। इधर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में हम 40 और 400 पार होंगे। तो दावों के बजाय तो 4 जून का इंतजार करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं केजरीवाल को यह राइट नहीं है कि वो किसी प्रधानमंत्री के लिए कहे कि वो रिटायर होंगे या नहीं होंगे। क्या जवाहरलाल नेहरू रिटायर हुए? क्या इंदिरा गांधी रिटायर हुई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस देश में रिटायरमेंट का कोई फॉर्मेट बना हुआ नहीं है, और जिस टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर हो, जो टीम को लेके जा रहा हो आगे, उसे आप बीच में क्यों हटाना चाहते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको बेस्ट प्लेयर से खौफ है और सारा अटैक उसी पर हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मोदी जिस आरएसएस की नर्सरी से निकले हैं, वो एक छोटे से पद से यहां तक पहुंचे हैं, और आज देश में 10 मुख्यमंत्री और 16 राज्यपाल हैं आरएसएस वाले। और आरएसएस के खिलाफ किस तरीके से राहुल गांधी ने बोला, किस तरीके से कहा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी और कांग्रेस के बीच लड़ाई है। तो ये तमाम चीजें देखनी पड़ेगी और याद करना पड़ेगा जो आज मोदी जी ने कहा कि बजट का 15% 1921 में जाना पड़ेगा, जब टर्की में खलीफाओं को हटा दिया था और हिंदुस्तान के मुसलमान उनके खिलाफ आ गए थे, और केरल के मालाबार में 2000 हिंदुओं की हत्या हो गई थी। तब जो प्रधानमंत्री, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री गई थी, तब कहा था कि गांधी जी को जाना चाहिए था। और वो केशवराव बलीराम हेडगेवार ने जब नागपुर में हिंदू मंदिरों पर प्रदर्शनी पर रोक लगा दी थी, तो उन्होंने संघ की स्थापना की। तो आप किसी विचारधारा को नहीं दबा सकते। और खुद डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा कि यह आंदोलन हिंदुस्तान में मुगल शासन स्थापित करने के लिए था। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा है। तो कहीं न कहीं मोदी का जो बेसिक फीडबैक है, वो कहीं न कहीं इस देश को 1921 की तरफ ले जाता हुआ है कि अगर आप सावधान नहीं हुए तो जो हसर अफगानिस्तान में हुआ है, जो 1971 में सेकुलर बांग्लादेश बना था और 1988 में आते ही इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो गया, क्या हिंदुस्तान में भी ऐसा होने वाला है? जो बीच में ही POK वाला मामला उठा है, आज CAA से 14 लोगों को नागरिकता मिली है। तो ये तमाम चीजें कहीं न कहीं ये बता रही है कि मोदी के विजन में कहीं न कहीं सनातन और सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद है उसको बचाने का कहीं न कहीं बड़ा जिम्मा है। आम आदमी पार्टी से देवेंद्र यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका। वजह जरूर जानना चाहेंगे, क्यों अरविंद केजरीवाल को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट का, जो उन्होंने सवाल किया और जिसका जवाब दिया अमित शाह ने कि 2029 तक मोदी ही रहेंगे? नहीं, अरविंद केजरीवाल को इंतजार नहीं है। ये तो खुद भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। खुद अमित शाह जी ने कहा था कि हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। इसी नियम के तहत लाल कृष्ण आडवाणी जी को, कल्याण सिंह जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, धूमल जी को, लालजी टंडन जी को, तमाम यशवंत सिन्हा जी को, राजस्थान में आप देखिए वसुंधरा राजे जी को इसी नियम के तहत। लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं थे। तो देखिए ना, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, बेशक प्रधानमंत्री नहीं थे लेकिन ये नियम तो सांसदों पर लागू हुआ था ना। और प्रधानमंत्री मोदी भी एक सांसद हैं, तो सांसद के तहत उनको रिटायर होना पड़ेगा। और हमने नहीं कहा है, ये अमित शाह जी ने कहा था, ये मोदी जी ने कहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने अलग अलग समय पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में 75 साल के बाद में वो सांसद का चुनाव नहीं लड़वाएंगे। तो आप मोदी जी को रिटायर हो जाना चाहिए और वो हो भी जाएंगे। मुझे तो उनसे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी अपनी बातों से नहीं मुकरेंगे। मोदी जी एक बड़े नेता हैं, देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो अपनी बातों पर टिकेंगे। वो फिर से इस बात को एक जुमला घोषित नहीं करेंगे और वो तो कुर्सी के बिल्कुल लालची नहीं है।
वो तो तत्काल इस्तीफा दे देंगे 75 साल से ऊपर होते हुए। और मुझे तो जो अरविंद जी ने कहा वो बात आज मुझे नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी इस बात पे यकीन है कि मोदी जी अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से शिवराज जी को रिटायर किया, वसुंधरा जी को रिटायर किया, योगी जी को रिटायर कर देगी बहुत जल्दी, योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटा देगी और अमित शाह जी को भारतीय जनता पार्टी अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित रूप से लेकर। लेकिन आपको जवाब तो अमित शाह ने दे दिया कि 2029 तक मोदी ही रहेंगे, उनके नेतृत्व में आगे भी हम काम करते रहेंगे। तो वो खुद जिनके लिए आप आरोप लगा रहे हैं, जिनके लिए आप सवाल उठा रहे हैं, वो खुद जवाब दे रहे हैं। तो अभी भी क्या इसमें कोई गुंजाइश आपको नजर आती है? जी तय कर ले कि अमित शाह जी पहले झूठ बोल रहे थे, अमित शाह जी आज झूठ बोल रहे हैं। दो में से तो एक बात तो अमित शाह जी की झूठी है। जब एक आदमी सरेआम इस तरीके से झूठ बोलेगा तो अब उस पे तो अमित शाह जी ठीक है। कुछ पहले मिथिलेश जी झूठ कहना बोल चाह रहे हैं। देवेंद्र जी एक सेकंड। मिथिलेश देवेंद्र जी, जी, डरा हुआ आदमी अगर कोई बयान दे तो उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। आज केजरीवाल जी ने मोदी जी के लिए बयान दिया तो एक और बयान दिया कि अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो ममता जी जेल में होंगे, तेजस्वी जेल में होंगे, अखिलेश जेल में होंगे। यानी खुद जिसके पैरों में आग लगती है उसको, हमारे मारवाड़ी में कहा जाती है कि रान के सुहागन पगलागी हो जा तू भी मोसर की। तो क्या केजरीवाल सबको जेल में ले जाना चाहते हैं? तो ऐसे ही मोदी जी के लिए बयान दे रहे हैं। यह भी सोचने वाला मुद्दा है। और ये तो सहयोगी है, ये सभी सहयोगी है। देवेंद्र जी, ये जो कह रहे हैं केजरीवाल जी ने जो बात बोली वो बात यही थी कि वो हर उस आवाज को दबा देना चाहते जो विपक्ष में उनके खिलाफ उठ रही है। और ये बात देखा गया जब झारखंड के सीएम को भेजा गया जेल में, दिल्ली के सीएम को जेल भेज दिया गया, दिल्ली के डिप्टी सीएम को जेल भेज दिया गया और इन सब के खिलाफ कोई भी एक आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। ठीक है, इसलिए उनको डर है कि अगर ऐसा हुआ तो ये सब भी जेल में जाएंगे। शैलेंद्र जी, देखिए 22 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली एक बेईमान पार्टी ये बात कह रही है, ये प्रश्न उठाएगी देश की जनता के सामने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने, जो विश्व के लोकप्रिय देवता है। अरे आप कट्टर ईमानदार पार्टी, आपके सारे नेता जेल में, शिक्षा मॉडल आप खा गए, स्वास्थ्य मॉडल आप खा गए, शराब नीति में सब जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी अभी फिर जेल में जाने वाले हैं, 2 जून को फिर सरेंडर करेंगे। ये क्या बात करेंगे? इनसे तो डिबेट करना ही बेईमानी है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, अब बताइए ना, राहुल बाबा विपक्ष का दर्जा तक नहीं ले पाए जब से 2013 में कांग्रेस की कमान संभाली है। कांग्रेस गर्त में चली गई, उनके व्यवहार कार्यशैली से कांग्रेस के सैकड़ों नेता, अरे सुन लो, अरे शहजादे की बात सुन लो, गर्त में जा रही है कांग्रेस पार्टी। जब आपके पास विपक्ष का दर्जा नहीं है, आप 300 सीटों में चुनाव नहीं लड़ सकते, क्या सत्ता बनाओगे? बोलो, राहुल गांधी जी पीएम बनेंगे क्या? कौन होगा पीएम? बताइए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कौन होगा बताइए ना? विपक्ष का नेता अरविंद केजरीवाल को बनाओगे, ममता बनर्जी को बनाओगे, लालू यादव को बताना पड़ेगा, शरद पवार को बनाओगे। अरे बता दो, देश की जनता को बता दो, कांग्रेस के कर्णधारों शहजादा बताए कि वो देश का पीएम बनेगा, क्या विजन है बताओ ना, बोलो, हिम्मत तो बोलो आज इस चैनल के माध्यम से कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। ये हमारी नीतियां हैं, ऐसे हम विजन हमारा ये, हम देश को इस तरह ले। अरे जो लोकतंत्र की दुआई देते हैं, विदेशों में जाके बुराई करते हैं, संविधान का गला घोटते हैं, जिनकी परिपाटी आप देखिए, जिन्होंने तुष्टीकरण कर दिया, धर्म के आधार पर देश के बंटवारे कर दिए। इंदिरा गांधी ने गौ हत्या, गौ रक्षकों को गौ हत्या का उनका अपराध है, किस तरह से वक्त वोट करने में पावरफुल बना दिया। एक सवाल लेने दीजिए, एक सवाल। किस बात का सवाल? शाहबानो केस में संविधान से ऊपर शरीयत में लागू कर दिया। ये क्या बात करेंगे देश की जनता से? ये भ्रष्ट पार्टी है, सिर्फ ये इंडिया अलायंस जो है एक दूसरे को बचाने में लगे। इसी पर ठीक है, आपने ये कहा कि एक दूसरे को बचाने पे है, लेकिन एक सवाल, एक सेकंड, सीटों पे चुनाव लड़ने वाले क्या प्रश्न करेंगे? आप पार्टी से आप पूछेंगे, आप शांत क्या उनका? एक सेकंड तो बताइए ना, आप पार्टी का 22 लोकसभा सीट शैलेंद्र जी एक सेकंड। लेकिन सीएम तो उनके हैं अरविंद केजरीवाल, भले जेल गए बाहर आए, क्या कुछ कह रहे? बात तो सवाल उठेगा, सवाल उठेगा, बात करेंगे, लेकिन एक सेकंड मिल चुका है। ठीक है, इसी पर आपने जो कहा, सुनिए एक सेकंड, को जो मकान मिला है, बिजली मिली है, नल मिला है, रोजगार नहीं, महंगाई भी मैं पूछने दीजिए, नहीं आप भी सुनिए, आप भी सुनिए, आपने बात रख दी। लेकिन आरसीजी एक अहम सवाल, चलिए इन्होंने भी उठाया और बार बार उठाते हैं, बीजेपी को शायद इसी को लेकर कॉन्फिडेंस। आप लोग कह रहे हैं इंडी गठबंधन है, 300 प्लस आएगा, हम जीत रहे हैं, बीजेपी कमजोर है। लेकिन अगर आम जनता वोट कास्ट करने जाए तो ये तो कहेंगे कि भाई अगर आप वोट दोगे तो पीएम नरेंद्र मोदी हमारे, आपके में चेहरा कैसे होगा? और अगर मान लीजिए आप जीत भी गए तो आपसी लड़ाई भी तो इतनी देखने को मिली, तो जनता सोचेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़ते ही रह जाए और चेहरे में ही नहीं तय हो पाए कि चेहरा कौन होगा।
तो इसलिए सवाल तो उठेगा, क्यों है जो विपक्ष ने एक चेहरा नहीं दिया? हाँ, इसका जवाब बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, आपका भी साधुवाद करना चाह रहा हूं। आज 2024 है, 2004 के अंदर भी साइनिंग इंडिया होता था, अटल और आडवाणी देश के अंदर चेहरा होते थे। सुन लीजिए, ये फिर बोलने लग गया, कुत्तों की तरह चिल्लाने लग गए, फिर भौंकने का काम करते, बीच में बोले, बिल्कुल बोलूंगा मैंने इनको सुना, ये कुत्तों की तरह भौंके के नहीं जाते, तभी इच्छा चुप रहना पड़ेगा आपको, तभी इच्छा चुप रहना पड़ेगा। ये भौंकने का काम बंद कीजिए, ये कुत्तों की तरह नहीं भौंकेंगे, ये कुत्तों की तरह नहीं भौंकेंगे, मैं कह रहा हूं नहीं भौंकेंगे आप बीच में। मैंने कहा था बीजेपी के कांग्रेस पार्टी है, माफी मांगे, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। किस तरह की भाषा का कैसे बोल रहे हैं? भाषा का ये शब्द नहीं हो सकते। नहीं आरसीजी नहीं, मैं कह रहा हूं, मैंने आपको कहा नहीं, आप ऐसे शब्द नहीं, ऐसे शब्द नहीं कर सकते। चुप कराइए ना, इनको चुप करिए की भाषा का प्रयोग करो। आरसीजी माफी मांगे, आरसी चौधरी माफी मांगे इस चैनल के माध्यम से। आपने पूरे नेताओं का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कुत्ता किसको कह रहे हो? सुनिए, एक मिनट, सरकार से नहीं पूछ सकते, एक मिनट, 140 करोड़ रुपए, एक मिनट, लेकिन आप ऐसे शब्द कैसे बोल सकते हैं? आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आप बोलिए ना, आप उनको बोलिए कि आप चुप रहिए, आप बोलिए चुप रहिए, लेकिन ऐसे शब्द नहीं बोल सकते। इनको बोल रहे हैं नहीं, कैसी भाषा का प्रयोग करेंगे? मैं सुन रही थी आपकी बात, लेकिन आप ऐसे शब्द नहीं बोल सकते। स्क्रीन पर आप ऐसे बोलेंगे शांत होइए, पहले शांत होइए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से माफी मांगे, शांत होइए, मोदी जी से डिबेट अब तो हो भी नहीं सकती। एक सेकंड सुनिए, पूरे कार्यकर्ता यही लोग बताते हैं कांग्रेस पार्टी को। एक मिनट, आरसीजी हम चर्चा कर रहे हैं। बोले तो मत बुलाइए, वरना मेरे को बोलने का किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? मानसिक आरसीजी आपको बोलने का पूरा टाइम दिया। अगर ये बीच में बोलना, आप इनको बोल दे सकते हैं कि चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए, लेकिन आपने तो कहा, आपने क्या ऐसे शब्द नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते आरसीजी, नहीं बोल सकते, नहीं ये कह दीजिए हम बीजेपी का चैनल चलाएंगे, नहीं बोलने देंगे। लेकिन बोलने का अवसर देना पड़ेगा। बीजेपी के जो आरोप है अब ज्यादा करते रहते हो, अब आप ज्यादा बीजेपी के पूरे आरोप विपक्ष में करते रहते हो। आप में एहसास होना चाहिए, पूछे ही नहीं मीडिया पे मनमोहन सिंह सार्वजनिक रूप से आपको पूरा वक्त दिया, आपकी बात में पूरी सुनी, आपको मैंने नहीं काटा। अगर ये बोल रहे तो आप इनको बोल सकते, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल करें वो नहीं कर सकते, और चैनल में तो आप सवाल उठा ही नहीं सकते। नहीं डाला तो बोलने का अवसर देना पड़ेगा। तो दिया ना, इतने आरोप दिया ना, दिया ना, आपने बोलिए ना, ये नहीं बता सकते, मानसिक दिवाली हो गए, गालियां देने लग गए। आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते, ये राजस्थान की जनता और देश की जनता देख रही है। माफी मांगे, करोड़ों लाखों हमारे कार्यकर्ताओं से माफी मांगे। चलिए, शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, चर्चा तो ये करना नहीं चाहते, चर्चा ये करना नहीं चाहते।
बातें, ये नजर आ रहा, आपने सुना भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि सवाल होंगे तो आप जवाब दीजिए, आपको नाराजगी है आप व्यक्त कीजिए, आप सवाल उठाइए, आप नाकामी बताइए, आप उपलब्धि बताइए, सब कुछ कीजिए। लेकिन चैनल पर, उस पर भी फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, इस प्लेटफॉर्म पर, यहां पर आपको कुछ भी कहने के लिए हम छूट नहीं दे सकते कि आप किसी भी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करिए। कम से कम मर्यादा में रहकर बात करिए, चर्चा कीजिए अगर करना है तो। और आरोप तो बिल्कुल मत लगाइए आप कि हमें वक्त नहीं दिया गया या किसकी सरकार किससे नहीं। निष्पक्ष होकर हम सवाल कर रहे हैं, मुद्दा ले रहे हैं, जवाब लेने के लिए हमने विपक्ष को बुलाया, वो अपनी बात रखे, हम किसी की तरफ से बात नहीं रखने वाले। और ये समझना होगा सभी पार्टियों को। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।